देखो, आज मेरे साथ ये कुछ ट्रेनीज हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं और ये मेरा उड़द का खेत है। कई बार किसान कहते हैं कि जैसे मैं खरपतवार की बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि खरपतवार सबके दिमाग में। मेरे खेत में देखिए कि बहुत खरपतवार हैं। इन किसी भी खरपतवार को मैं वीडीसाइड डाल के नहीं मारता। मेरे खेत में कोई बीमारी नहीं है। कीड़ा आप कहोगे है, जैसे देखिए आप पैनिक कहाँ क्रिएट होता है। ये पत्ती है, इस पत्ती में इतना कीड़ा ने खा लिया, आप इसको हाय तौबा मचाओगे क्या? अरे बाप रे बाप, मेरे खेत में तो कीड़ा लग गया, पत्ती को काट रहा है। मैं एक सिद्धांत बताता हूँ। इस प्रकृति ने हर फसल को जितनी पत्तियों की ज़रूरत है, कि जितना ग्रीन लीफ एरिया चाहिए उसका 2 गुना ज़्यादा दिया है, ताकि प्रकृति सबका पालन करती है। ताकि अगर 50% पत्तियां भी कोई खा जाए तो आपकी फसल के उत्पादन पर कोई प्रभाव। लेकिन लोग आपको डरा देते हैं क्या? अरे आपके खेत में तो कीड़ा लगा, देखो पत्ती खा रहा है, इसको मारो। अरे आपके खेत में तो घास है, इसको मारो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो मैंने जो अंदर बताया कि खेती का मतलब समझना। खेती की परिभाषा में ये बोला गया है, आपने भी सुना होगा कि भूमि का एवं फसलों का ऐसा मैनेजमेंट करो कि हमारे जो परिवार है, परिवार की सभी ज़रूरतें तो पूरी हो जाएं, लेकिन ज़मीन की फर्टिलिटी पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़ने पाए। ये एक्चुअल एग्रीकल्चर साइंस है। लेकिन आज जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो ये बात नहीं बताते। आज क्या कहते हैं? तुम कैसे ज़्यादा पैदा कर सकते हो, कैसे 2 गुना आमदनी कर सकते हो, कैसे लखपति करोड़पति बन सकते हो। और ये कहने के पीछे उनकी एक सेट प्लानिंग है क्या, कि आपको खेती के विज्ञान से बाहर लाना और आपकी जो गाड़ी कमाई है उसका पैसा अपनी जेब तक ले जाना। आप कल सुसाइड करना हो कर लेना, हमें क्या मतलब। आपको खेती में फ़ायदा ना हो तो हमको क्या मतलब। ठीक है ना? अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, मैं कभी किसान से, मेरी आपने जितनी वीडियो देखी, मैं कभी नहीं कहता किसान बनेगा लखपति, किसान बनेगा करोड़पति। बिल्कुल नहीं, क्योंकि खेती धंधा नहीं है, खेती धर्म है। खेती धंधा नहीं है, खेती जीवन है, खेती रुपया नहीं है। खेती पानी है, खेती रुपया नहीं है। खेती भोजन है, खेती जहर नहीं है। और आज की तारीख में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखना आप। इस ज़मीन को लूट लेना चाहते हैं, ज़मीन के नीचे का पानी लूट लेना चाहते हैं, सारे खरपतवारों को मार देना चाहता हूँ, खेत की मेड़ों से जंगल मतलब वृक्ष काट देना चाहता हूँ, वर्षा का पानी बचाना नहीं चाहता हूँ। यानी जो परमात्मा की, सनातन की, प्रकृति की व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको मैं ब्रेक करता हूँ। तो 2 चीज़ें अंदर बताई थी ना खेती में, 2 सूत्र याद रखना। खेती के चाहे जिसके हो, धरती जिस ज़मीन में मैंने फसल बोई है इसको बोलते हैं आदि पिता सदाशिव। धरती आदि पिता सदाशिव है। और ये धरती पर जो फसल है ये आदि शक्ति माँ दुर्गा है। अब ये माँ दुर्गा केवल उड़द का पौधा नहीं है, ये जो बीच में जो अनेक प्रकार के वीड्स खड़े, ये भी माँ दुर्गा के ही स्वरूप है। सारी वनस्पतियां माँ दुर्गा हैं। कैसे? माँ दुर्गा सबको पालती है, सबको। सबका मतलब है धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सबको पालती है। हमने तो अपने लिए उड़द बोया था, राइट? समझना बात को। हमने अपने लिए उड़द बोया था और उड़द में कुछ खरपतवार जम गए तो हमने वीडीसाइड दे के मार दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस खेत में जितने भी जीव जंतु हैं, अब मैं किसी को भोजन नहीं मिलेगा। ढेर सारे जीव जंतु, नाना प्रकार के ऐसी माया है जीवों की जो इस घासों पर आश्रित है। वो घासों को खा रही है, उड़द के पौधे को नहीं खा रही। तो जब मैंने घासें मार दी तो ज़्यादातर तो माइग्रेट कर गए, जीव जंतु मर गए, और जो कुछ बच गए
तो उनका भोजन उड़द नहीं था, लेकिन अब बच गए, भग के जाएं कहाँ, तो फिर ठीक है, उन्होंने भी जिद पकड़ ली, क्या अब खाएंगे तो इसी को खाएंगे। तो फिर तुमने डाला इंसेक्टिसाइड, तो उनको भी मार दिया। यही सब कुछ करते करते बीमारी को मारना है, इंसेक्ट को मारना है, खरपतवार को मारना है। ये पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी, एक फूड चेन है ना, डिवाइड एंड रूल। बस फूड चेन जो होती है ना, कि वो मेंढक ने उसको मच्छर को खाया, फिर मेंढक को सांप ने खाया, फिर सांप को मोर ने खाया, फिर मोर को शेर ने खाया, है ना, फिर शेर को शिकारी ने मार डाला। तो ये जो फूड चेन है, यहाँ पर जब हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो मुझको केवल और केवल क्या करना है, दो काम। एक तो जमीन की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाऊं, जमीन में ह्यूमस की मात्रा कैसे बढ़ाऊं, पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा, उस जमीन में कौन कौन सी ऐसी फसलें बोऊं जिससे मेरा कारोबार, मतलब मेरे परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाए। जैसे मैं कहूँगा, जरा देखो, मैंने अमरूद का बगीचा लगाया है, इधर आप अमरूद देख रहे हैं, ये, और ये नींबू है, उधर आम है, ये आंवला है, ठीक है ना। क्या मतलब है, ठीक है, ये कुछ आंवला मिलेगा, कुछ अमरूद मिलेगा, कुछ फलाना मिलेगा, उड़द मिलेगा, कुछ मूंगफली। यहाँ दे जैसे मूंगफली में देखो, वो मूंगफली का खेत है, पूरे वीट्स खड़े हुए हैं, है ना। मैं न वहाँ मारा, लास्ट में क्या होगा, अगर 1 एकड़ में कोई किसान मान लो 3 कुंटल उड़द पैदा कर रहा होगा, तो मेरा कितना होगा, 1.5 कुंटल। सुन लेना, 1.5 कुंटल उड़द एक का ज़्यादा हुआ, भाव है 6,000 रुपये कुंटल, 9,000 का मेरा लॉस हो गया ना, 1.5 कुंटल कम मिला। लेकिन ये जो ज़मीन की फर्टिलिटी है, वो जीवांश कार्बन जो मैंने बताया, ये 0.8 है, इसी साल 0.885 हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर कुछ करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। तो धीरे धीरे ज़मीन रिच होगी, और एक दिन वो आएगा, जैसे मैंने ना तो मुझे कोई फर्टिलाइजर डाला, जो 9,000 का मेरा घाटा हुआ, तो उसमें देखना, जिसका घाटा नहीं हुआ, जिसने 3 कुंटल पैदा किया, तो उसने क्या किया, इसमें DAP भी डाला 1,800 का, फिर इसने वीडीसाइड डाला 1,200 का, फिर इसने कीड़ा मारने की दवा डाली 2,000 की, तो 6,000 रुपये तक तो वो खर्च कर चुका। तो मेरा घाटा कितना है, केवल 3,000 का। 3,000 का घाटा सह करके अगर मैं प्रकृति की व्यवस्था को ठीक कर पा रहा हूँ, तो इसी का नाम तो यज्ञ है। और यज्ञ क्या है, एक आग जला करके ओम स्वाहा। यज्ञ का मतलब होता है समर्पण, प्रकृति को, भगवान की व्यवस्था को कुछ देना, ठीक है ना। तो आप जैसे नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो, देश के किसान को नेचुरल फार्मिंग के बारे में जाने क्या क्या चीज़ें बताई जाती। कोई कहता है हींग डाल दो, कोई कहता है फिटकरी डाल दो, कोई कहता है राख डाल दो, कोई कह रहा है मट्ठे में तांबे का सिक्का डाल के उसका स्प्रे करो। इससे क्या सॉइल की वैल्यू चेंज हो रही है? नहीं। आँखों का एक भ्रम है कि मैं मट्ठा का स्प्रे करके आया तो मुझको लगा नहीं कुछ पत्तियों में चमक आई है, फिटकरी कुछ डाल के आया तो हमने कहा नहीं कुछ पहले से तो कुछ अच्छा है। आपको अच्छा दिख रहा, अच्छा कुछ नहीं हुआ, बाजारी कर है। अच्छा तो तब होगा जब धरती माता की कोख फर्टाइल बनेगी। बात समझ गए ना। अब आज देश के किसान पूरी अगर अपनी कृषि उपज बेच दें तो 22 लाख करोड़ की है। 4.5 लाख करोड़ का फर्टिलाइजर, 8 लाख करोड़ के पेस्टिसाइड, इतना करोड़ का जो है डीजल, इतना करोड़ का कृषि यंत्र, यानी कि बचे सिर्फ 7 लाख करोड़। अब भाग दे दो 14 करोड़ का किसानों का, तो बचे कितने? एक किसान के हिस्से में 50,000 रुपये। आज 4th क्लास की नौकरी करने वाला 50,000 तनख्वाह महीना पाता है, यानी कि साल भर में जो उसकी नई नौकरी लगा है ना, वो भी 6 लाख पा जाएगा बिना किसी रिस्क के। और किसान इतना मेहनत करेगा, क्या पाएगा? 50 साल के है। तो सुन लेना, आमदनी बढ़ानी है। अगर किसी भी किसान को आमदनी बढ़ानी है तो 2 काम करना। पहला ये
कि जो लागत है उसको घटाना है, कि बात सोचना है कि जो यूरिया, डीएपी, पोटास, फंजीसाइड, वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड ये जो जा रहा है इसको कैसे बचाएं। क्योंकि अगर आप कोई किसान 5 एकड़ का किसान 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का यूरिया, डीएपी, पोटास, फंजीसाइड, वीडीसाइड डालता है तो पहले तो 1 लाख रुपए सेव करने की बात सोचे, तो आमदनी बढ़ने के चांस हैं। तो ये कैसे कम होगा? ये कम होगा जब धरती माता प्रसन्न होगी, धरती माता की कोख फर्टाइल बनेगी, जमीन में जीवांश कार्बन होगा, इस जमीन में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव रहेंगे, केंचुआ रहेगा, दीमक रहेगा, गुबरैला रहेगा, सब कुछ रहेगा। मिट्टी एक जिंदा पिंड है ना। और जिंदा इसलिए क्योंकि इस मिट्टी में अनेक जीवन हैं, कुछ दिखते हैं कुछ नहीं दिखते हैं। और जब ये बायोडाइवर्सिटी मेंटेन होती, कोई पेस्टिसाइड नहीं लाता हो खेत में, तो पूरी बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो जाती। तो क्या होता है कि जब हमारी ज़मीन जिंदा हो जाती है तो ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, ज़मीन में नाना प्रकार के जीवाणु रहते हैं। जैसे अभी मैं जीवामृत आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा, दूंगा। तो जीवामृत में क्या है, इस ज़मीन में जो अनादिकाल पहले से नाना प्रकार के माइक्रोब्स थे वो पेस्टिसाइड डाल के मैंने मारे, तो उनकी पुनर्स्थापना के लिए जीवामृत डाल रहे हैं आप लोग। पहले थे 50 साल पहले जब पेस्टिसाइड नहीं डालते तो आपके खेतों में भी थे। आज चूंकि मैंने पेस्टिसाइड डाल डाल के मार दिए, तब बात आती है जीवामृत जीवामृत जीवामृत। उसमें भी देखिए भ्रम फैलाया जा रहा है, गाय का गोबर, गाय का पेशाब। अब एक चीज़ समझना, देश में 10% किसानों के पास केवल गाय बची है, तो 90% किसान फिर ये प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते अगर गाय से होनी है तो। और मैं क्या बताता हूँ, देश का हर किसान कर सकता है। उस वाले जीवामृत में कहा था कि 1 एकड़ गेहूँ बोया है तो 1 ड्रम बनाइए, ले जाइए नाली में, आइए फिर नाली, मतलब 200 लीटर का ड्रम 3 बार उसको बोला जाता है, 1 एकड़ के किसान को 3 बार ले जाना। कैसे संभव है? मैं क्या बताता हूँ, 200 लीटर का जीवामृत 10 एकड़ खेती के लिए पर्याप्त है। 20 लीटर 1 एकड़ में चाहिए। आप 20 लीटर बाल्टी में ले जा सकते हैं, ड्रम ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मिट्टी को जिंदा करना है। ये मिट्टी को अभी प्रायोजित तरीके से मारा गया है, मारा जा रहा है। और इसके बाद हम आमदनी बढ़ाने की बात करते हैं किसान की। कैसे बढ़ जाएगी आमदनी? तो आमदनी बढ़ाने के लिए सॉइल की फर्टिलिटी को 2 टाइम्स बेहतर बनाना। जैसे ठीक 50 साल पहले देश में रबी के सीजन में चना, मटर, मसूर, जौ, अलसी बिना पलेवा के बोई जाती थी। और सिंचाई करना, खेत में पानी भरना, और बिना सिंचाई के काटी जाती थी। कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई बीमारी नहीं लगती थी, कोई कीड़ा नहीं लगता था। क्यों? तब जमीन में 50 साल पहले आपकी मिट्टी में, देश की ज़मीनों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.6% थी। आज कितनी रह गई? 0.3। 50 साल पहले वाटर लेवल 40-50 फुट पर था, आज कितना चला गया? 250, 300, 500। 50 साल पहले जंगल कितना था? 27%। आज कितना रह गया? 7%। मैं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन निरंतर करते जा रहा हूँ। सॉइल की फर्टिलिटी का दोहन, भूगर्भ जल का दोहन, जंगलों का दोहन, और पेस्टिसाइड डाल करके बायोडाइवर्सिटी का दोहन। इस जमीन को किसने बनाया? 3 करोड़ साल पहले से जमीन की संरचना शुरू हुई। इस जमीन को सबसे पहले ये घास आई थी, ये उड़द नहीं था। जैसी जैसी, जब आदमी नहीं था तो उड़द भी नहीं था। आदमी के आने के पहले उड़द और चावल आए। पहले क्या था, जो जीव यहाँ पर थे उनके लिए भोजन बनाया था नेचर ने। नाना प्रकार की ग्रासेस, नाना प्रकार के इंसेक्ट। जिन इंसेक्ट ने, जिन ग्रासेस ने इस सॉइल को इतना बेहतरीन सजाया, आज हम उन घासों को और उन जीवों को कहते हैं इनको मार दो। मतलब जिनकी वजह से मैं हूं, उन्हीं को मैं कहता हूं इनको मार दो। भैया कैसे चलेगा? सनातन की संपूर्ण व्यवस्था को मार दो और फिर बाद में धार्मिक अनुष्ठान करो। कौन से? छोटे छोटे जादू टोना के चुटकुले। आरती, गणेश जी के सामने आरती गा लो, हनुमान जी की चालीसा पढ़ लो, राम का नाम ले लो। एक काम हो रहा है जी, तो हम लोग ये करते हैं, जैसे
अभी ये बोई है लौकी, हाँ तोरी, हाँ। तोरी नहीं आ रही, करे गंगा जल छिड़क दो इसमें। सुनिए, हमारे गांव में कह रहे थे गंगा जल, और क्या, करे गंगा जल छिड़क दो, आ जाएगा। गंगा जल छिड़क दो, गंगा की, गाँव में गंगा की, बहुत सारे हर्बिसाइड्स वगैरह यज्ञ कर लो। सुनिए, हर्ब देखो है क्या, पहाड़ों से आते हैं तो वो काम करेंगे वो। सुनिए आप, हमको ये जो धार्मिक विषय हैं इनको ईमानदारी से जैसे सुन लेना। अब बनारस में या कानपुर में या इलाहाबाद में जिसको गंगा जल छिड़कना है, तो गंगा तो ऑलमोस्ट बिठूर में ख़त्म हो गई। अब वहाँ पानी कहाँ है? कानपुर का, इलाहाबाद का, बनारस का गंदे नाले का पानी वो छिड़क दोगे? हम जैसे बोलते हैं ना कि गाय के पेशाब से कैंसर ठीक हो जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन पहले गाय देखिए, गाय का क्या परिवेश है, गाय को कैसा होना चाहिए। तो पौराणिक कथाओं में सुना है ना आपने कि राजा दिलीप से वो नंदिनी क्या कहती, हे राजन मैं प्रसन्न होने पर। तो अब तो गाय प्रसन्न नहीं है, दुखी है बेचारी। दुखी है, तो उसके पेशाब से कैंसर ठीक होगा कि कैंसर बढ़ जाएगा? इसी प्रकार गंगा जल, गंगा अविरल बहती है, निर्मल है, उसमें हम गंदे नाले नहीं छोड़ते, गटर का पानी नहीं छोड़ते हैं, तो नो डाउट गंगा जल तो गंगा जल है। लेकिन आज भी हम वही चीज़ बना के रखे हैं, गंगा जल। काहे की गंगा? वहीं से हरिद्वार से ही गंदगी शुरू हो गई। चलिए, अब तो मैं धरती माँ की बात कर रहा हूँ। ये धरती माता को नेचुरल फार्मिंग में क्या करना, केवल एक पूरा 4 दिन का विषय क्या पढ़ाएंगे, धरती माँ, धरती माँ, धरती माँ, ह्यूमस, जीवांश कार्बन, जीवाणु और खेत की मेड़, खेत की मेड़ों पर पेड़। वृक्षों के बिना कुछ नहीं। हमको दिन में 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो पेड़ों से मिलेगी। दिन में 10 बार पीने का पानी चाहिए जो वर्षा के पानी से मिलेगा। दिन में 2 बार खाना चाहिए तो धरती माता से मिलेगा। लेकिन अभी मेरा पानी भी कंटामिनेटेड है, भोजन भी कंटामिनेटेड है, एयर भी कंटामिनेटेड है, इसीलिए तो बीमारियां हो रही। मनुष्य को भोजन, पानी, हवा शुद्ध कैसे प्राप्त की जाए, इसी का नाम प्राकृतिक खेती। तो वो जंगलों से मिलेगी, वनस्पतियों से मिलेगी, धरती की फर्टिलिटी से सारी चीज़ें आएंगी, वर्षा का पानी रोक करके आएंगी। लेकिन अभी तो सारा इंसान किसके लिए काम कर रहा है? भोजन के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। पैसा, कागज का नोट। तो कागज के नोट ने, बुजुर्ग लोग आपके कह गए हैं, लालच बुरी बला, मैं को थोड़ी कह रहा हूँ, मेरे पूर्वज बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा गए। और क्या कहे, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, है ना। और क्या कह गए हैं, धरती बचेगी तो मनुष्यता बचेगी, धर्मो रक्षति रक्षता। तो खेती में लालच नहीं करना है। नेचुरल फार्मिंग में एक ही अभियान है कि मैं इस नेचर को कैसे दुरुस्त रखूं। नेचर को अगर मैंने अच्छा कर दिया तो यही धार्मिक अनुष्ठान है। जैसे खेत की मेड़ बनाना ताकि वर्षा का पानी रुके, ये धार्मिक अनुष्ठान। खेतों में पेड़ लगाना, ये धार्मिक अनुष्ठान। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सारी चीज़ें लेना, एक धार्मिक अनुष्ठान। किसी भी जीव जंतु को ना मारना, एक धार्मिक अनुष्ठान। अगर मैं ज़मीन को बंजर बना रहा हूँ, ज़मीन के नीचे का पानी लूट रहा हूँ, जीव जंतुओं को, वनस्पतियों को मार रहा हूँ, उसके बाद फिर नाटक कर रहा हूँ धार्मिक अनुष्ठानों का, तो पागलपन है। ना कुछ मिला है और ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ मैं इसलिए लाया आपको कि आप देखिए ज़रा, बीमारी बताइए कहाँ है, और इंसेक्ट बताइए कहाँ है। और अगर आप इसको इंसेक्ट मान रहे हो कि ये सब पत्ती देखो आपकी खा गया, तो मैंने एक सूत्र बता दिया कि 50% भी खाए तो भी 50% भी खा जाए ना, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी उड़द के पौधे को पत्तियां 50% तोड़ के डाल दो, एक पेड़ की तोड़ के डाल दो, एक पेड़ की बनी रहने दो, फिर भी दोनों में की उपज बराबर आएगी। फोटोसिंथेसिस करने के लिए जितना मटेरियल चाहिए उतना हो रहा है 50% से। लेकिन लोग आपको ये डरा देते हैं, देखो तुम्हारे खेत में कीड़ा है, तो आप पीठ में दवा डाल करके अब बस ऐसे निकल पड़े छिड़कने के लिए, इसके भी खूब दवा मारे इसकी। है ना। अब ये मैंने क्या बोला भाई, सारी वनस्पतियाँ माता पार्वती का स्वरूप हैं।
किसी को मारना नहीं है। जो वनस्पति, मान लो कोई यहाँ पर ऐसी वनस्पति है जो मेरी फसल के ऊपर आ रही है, तो उसको उखाड़ के वहीं डाल दो। अच्छा, और जैसे ये दिखाएंगे ये चारा कितना खड़ा है, इस मेरे को ज़रा दिखाओ। ये फॉडर है और यहाँ से कम 2 कुंटल, 2 3 4 महिलाएं बाहर की आती हैं, कम से कम 2 कुंटल चारा पशुओं का ले जाती हैं। ये पिछले 20 दिन से चल रहा अभियान और अभी ये 20-25 दिन और चलेगा। तो हमें अपना नज़रिया बदलना है कि पशु होंगे तो ये घासें हमारे पशुओं को मिल जाएंगी और पशुओं का गोबर वापस आ जाएगा। तो खरपतवार समस्या नहीं है, खरपतवार एक समाधान है, जीवन का समाधान है। सॉइल की उर्वरता को बढ़ाने के लिए ये खरपतवार एक समाधान है। तो हमें प्रकृति में समाधान खोजने हैं, समस्याएं नहीं खोजनी है। अभी तो हम खामखा सबको समस्या ही बताते जा रहे हैं। ये घास समस्या, ये कीड़ा समस्या, ये बीमारी समस्या, और मैं क्या कहता हूँ, ऐसा किसान इस धरती पर खुद समस्या बन के बैठा है। सही है, स्वयं ठीक है ना। नमस्कार।